the first topic what we wanted to do is with respect to India wanted to join international climate action. So climate action in civil aviation from 2027. तो एक important article था. तो International Civil Aviation Organization has launched two important initiatives to ensure that there is less CO2 emission from aviation sector. तो ये एक important fact आपको जानना जरूरी है मेंस पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स एस्पेक्ट से, कि कितना CO2 emission हो रहा है because of aviation sector. This figure is close to 2 to 3%. At some websites ये 1.9% भी दिया है. तो you can definitely write 2 to 3% of total CO2 emission is because of civil aviation. तो एक important है. अब ओवरऑल क्वेश्चन यूपीएससी में ये भी आ सकता है कि कौन से सेक्टर से सबसे ज्यादा CO2 emission होता है या ग्रीन हाउस गैस emission होता है. That is an important डिसेंडिंग ऑर्डर में आ सकता है. एंड यू शुड नो कि मेजरली पावर सेक्टर, ये इफ यू आर एबल टू सी, आई विल शेयर नोट्स आल्सो. पावर सेक्टर सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट इज मतलब इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इज बिल्डिंग. तो उस पर्सपेक्टिव से यू शुड नो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है. दिस डेटा इज फ्रॉम IEA ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट से है, फ्रॉम मतलब 2022 का डेटा है. तो यू कैन रिलाई ऑन दिस डेटा. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर सेक्टर, देन वी हैव इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट इज, एंड ट्रांसपोर्टेशन में वी हैव क्लोज टू 2% ऑफ द ओवरऑल मतलब एविएशन सेक्टर से आ रहा है. एज आई टोल्ड यू, जो क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव्स है दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, एंश्योर करना, नाम रिमेंबर करना, द हेडक्वार्टर इज एट मॉन्ट्रियल, एक इंपॉर्टेंट है. 1944 में एस्टैब्लिश हुआ था, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन है. एंड द रोल इज टू एंश्योर, इट फोकसेस ऑन एंश्योरिंग सेटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी इफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. उस पर्सपेक्टिव से ये काम करता है, सो दैट देयर इज ग्लोबल रेगुलेशन, ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन ऑन एवरी विद रिस्पेक्ट टू सिविल एविएशन. तो सेफ्टी पर, इफिशिएंसी पर, सिक्योरिटी पर एंड एनवायरमेंट पर काम करता है. 193 मेंबर्स है, इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ इट, ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज, and those members who have joined this organization has to follow the मतलब follow the treaty जो भी इसके अंदर actions लेते हैं, तो they have to follow it. तो उस perspective से international civil aviation organization is important. So as I've told you कि they have taken two important initiatives to deal with CO2 emission और greenhouse gas emission. उसको कम करने के लिए दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं. ये नाम जानना जरूरी है बिकॉज यूपीएससी ये बहुत बार आर्टिकल्स में आए हैं. एंड दीज टू नेम्स यू शुड नो. द फर्स्ट इज कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, कॉर्सिया बोलते हैं इसे. एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल व्हिच वुड बी एक्टिव फ्रॉम 2027. तो ये दो इंपॉर्टेंट गोल्स आपको पता चाहिए which are by International Civil Aviation Organization. With respect to long term aspirational goal हम पहले देखेंगे. You should know this long term aspirational goal क्या बोलता है. It says कि the entire civil aviation industry would ensure that they would achieve net zero carbon emission by 2050. तो ये क्या करता है, सिर्फ goals, aspirational goal set कर रहा है. So this initiative sets the goal. कितना goal establish कर रहा है कि 2050 तक what we want to achieve is net zero emission, which is a goal of Paris Agreement के, ठीक है. And this would start from 2027. It does not give any specific legally binding targets, obligation नहीं establish करता है, but it sets the goal for every country globally. एक consensus based goal set करता है कि 2027 से 2050 तक हमें net zero ensure करना है. And second important जो initiative is carbon offsetting and reduction scheme for international aviation. तो ये एक important global scheme है which has been established by International Civil Aviation Organization. And इसका aim क्या है? We want to stabilize. So under this scheme, the aim is to stabilize net CO2 emission at 2020 level. तो ये फिगर भी जानना जरूरी है. 2020 लेवल तक हमें स्टेबलाइज करना है. एंड हियर व्हाट वी हैव सेट इज, हियर हम स्पेसिफिक एक्शंस लेंगे. एक्शंस कौन से होंगे? कार्बन ऑफसेटिंग वाला एक्शन होगा. So first action what we'll do is carbon offsetting वाला action, carbon credits का action and sustainable aviation fuel पर action लेंगे. तो तीन aspects पर हम इस प्रोग्राम में काम करेंगे. So first tell me what do you understand by, does anyone know what is carbon offsetting? क्योंकि UPSC focuses not just on basic aspects. UPSC wants you to know meaning of every word. क्योंकि जब तक आपको meaning पता नहीं है you cannot address a question. तो carbon offsetting मतलब क्या? It is a way where an individual or corporation can counteract. तो अगर if Air India is causing a CO2 emission of 100 gigatons or 100 tons of CO2 emission या greenhouse gas emission कर रहा है, तो offset करने के लिए Air India क्या करेगा? It would focus on afforestation. It would invest in renewable energy. तो basically what they do is they try to counteract by investing into
इन्वेस्टिंग इनटू प्रोजेक्ट्स दैट रिड्यूस और रिमूव ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कार्बन ऑफसेटिंग, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट, अफॉरेस्टेशन में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो ये एस्पेक्ट्स आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज इस स्कीम के मतलब 3 फेजेस है हाउ इट वुड बी इंप्लीमेंटेड, कार्बन ऑफसेटिंग वाला स्कीम है कॉर्सिया, दैट इज फर्स्ट इज पायलट फेज फ्रॉम 21 to 23, नेक्स्ट इज 24 से 26 इज वॉलंटरी एंड इंडिया इज गोइंग टू जॉइन दिस फेज, सेकंड फेज विच इज अ कंपल्सरी 2027 to 35 वाला फेज है, तो ये एस्पेक्ट्स जानना जरूरी है। कॉर्सिया में हमने देखा, व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू टू रिमेंबर एवरी पॉइंट, क्योंकि हम लास्ट में एक MCQ लेंगे जिससे आपको वी विल टेस्ट योर नॉलेज कि हम कितना हम रिमेंबर कर पाए, हम रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। तो कॉर्सिया में क्या बोला है कि वी वांट टू एंश्योर कि हमारा जो 2020 लेवल है ऑफ CO2 एमिशन हम उसको स्टेबलाइज करें, उस लेवल तक ही हम लेके आए, वी डू नॉट मूव फर्दर फ्रॉम दैट, तो ये है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड वन ऑफ द थिंग्स अंडर कॉर्सिया वाज, हमने 3 चीजें देखी, इट फोकसेस ऑन 3 एक्शंस, फर्स्ट इज कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन क्रेडिट्स एंड थर्ड इज फोकसिंग ऑन sustainable aviation fuel, which says this Corsia says कि sustainable aviation fuel सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा by 2050। इसी पर्सपेक्टिव में if you have seen Indian Express, The Hindu, there were so many articles on the basis of this provision of Corsia which said कि 2050 तक हमें क्या करना है, sustainable aviation fuel लाना है। So if you have seen कि the countries must be allowed, तो इंडिया के aviation minister and others said कि India should have their own, every country should have their own pathway, तो उस पर्सपेक्टिव से था। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, वी हैड एन मतलब वी आर ट्राइंग टू गेट एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल था। देन इफ यू as the countries, as the aviation industry has to invest into sustainable aviation fuel, the prices of the fuels, the prices of the flights would rise in the future, that was mentioned in this article, तो ये aspect पता चाहिए। next is as we have seen कि sustainable aviation fuel जब हम बात करते हैं उसके पहले आपको conventional fuels के बारे में पता चाहिए जो aircrafts में use होते हैं। why I am taking this you will understand in the later part, क्योंकि यूजुअली 2 टाइप के फ्यूल्स हम देख रहे हैं अभी प्रेजेंटली, कन्वेंशनल फ्यूल बोलते हैं जिसको, एक तो है जेट फ्यूल जिसमें मेजरली इट इज अ केरोसिन, अनलीडेड केरोसिन है, एंड सेकेंडली एफ गैस या एविएशन गैसोलीन बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ पेट्रोल। तो ये 2 टाइप के व्हाट यू से ट्रेडिशनल फ्यूल यूज करते हैं। व्हाई आई हैव टेकन दिस पार्ट इज बिकॉज रिसेंटली इफ यू हैव अंडरस्टूड देयर वाज अ न्यूज आर्टिकल दैट इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स इंडिजिनियस एविएशन गैस फ्यूल, उसका नाम रखा है एफ गैस 100 LL। तो ये क्या है, ये हमारा एविएशन गैसोलीन है विच इज यूज्ड, दिस फ्यूल एविएशन गैसोलीन और एफ गैस इज यूज्ड फॉर स्मॉल एयरक्राफ्ट्स, पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में यूज होता है, हेलीकॉप्टर्स में यूज होता है, UAVs में यूज होता है। तो स्मॉल इंजन हो गया या स्मॉल एयरक्राफ्ट्स में या ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में ये यूज होता है, एंड मेजरली इंडिया वाज इंपोर्टिंग दिस इंपॉर्टेंट फ्यूल। तो एफ गैस मैंने क्यों लिया है, इज अ इंपॉर्टेंट फ्यूल, इट्स अ टाइप ऑफ एविएशन गैसोलीन है, ये आपको पता चाहिए। एंड इसमें फायदा क्या है, इस एफ गैस में हायर ऑक्टेन नंबर है। ये जो गैसोलीन है, गैसोलीन इज बेसिकली पेट्रोल, अ हायर वर्जन ऑफ पेट्रोल, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ पेट्रोल। इसमें क्या है, दिस एफ गैस हैज अ हायर ऑक्टेन नंबर। हायर ऑक्टेन नंबर मतलब क्या, द फ्यूल हैज हायर स्टेबिलिटी, इट डज नॉट शो नॉकिंग प्रॉपर्टीज, इट शोज लेस नॉकिंग प्रॉपर्टीज, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो फ्यूल स्टेबिलिटी होता है हाई ऑक्टेन नंबर से, तो एफ गैस में हाई ऑक्टेन नंबर है, एंड इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम आत्मनिर्भर बिकॉज प्रेजेंटली वी आर इंपोर्टिंग लॉट ऑफ एफ गैस फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। तो ये न्यूज आर्टिकल था। यही एफ गैस ALL इज बीन डेवलप बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, डेवलप कर रहा है, इंडिजिनस डेवलप कर रहा है, विच इज यूज एज मैंने पहले ही बताया, पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट एंड UAVs दोनों में यूज होता है। UAVs भी न्यूज में है, तो उस पर्सपेक्टिव से इफ इंडिया वांट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनना है, हमारा अगर फॉरेक्स रिजर्व हमें बचाना है, तो वी आर फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर, एंड फॉर दैट पर्सपेक्टिव ये है। एंड इन द इमर्जिंग फ्यूल, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल 2 फ्यूल्स है, जेट फ्यूल एंड सेकेंड इज एफ गैस। न्यू फ्यूल्स जो आ रहे हैं इज बायोफ्यूल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड लिक्विड हाइड्रोजन। ये तीनों फ्यूचर में देखा जा रहा है कि दिस वुड बी यूज्ड एज एन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। व्हाई सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि बायोफ्यूल इज सस्टेनेबल फ्यूल है
इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज हम आई टेल यू इन फ्यूचर, मतलब आगे पार्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इज इंपोर्टिंग लॉट ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व बच जाएंगे अगर हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में फोकस करेंगे. एंड हाउ इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस, तो एक इंपॉर्टेंट है. बेसिकली दैट इज बायोजेट फ्यूल या सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कुकिंग ऑयल या इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल सीड्स से प्रोड्यूस होता है, इज फ्रॉम रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू से प्रोड्यूस होता है. तो फॉर इंडिया इट इज वेरी यूजफुल विद रिस्पेक्ट टू की टू फोकस ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, विल बी एबल टू रिड्यूस आवर इंपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू क्रूड ऑयल. तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए. एज आई हैव टोल्ड यू, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बहुत न्यूज में है. कुकिंग ऑयल से तैयार होता है, इथेनॉल से तैयार होता है, क्रॉप रेसिड्यू, ग्रेन्स एंड फ्रॉम ऑयल सीड्स से भी तैयार होता है, ऑयल सीड से भी तैयार होता है. ठीक है, ऑयल सीड से भी तैयार होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात करते हैं, इंडिया में कौन उस पर बना रहा है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हु इज वर्किंग ऑन इट, इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम विच इज बेस्ड इन देहरादून. दैट इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग दिस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. ये भी न्यूज में था. इफ यू हैव सीन, इंडिगो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद अदर कैरियर्स सच एज इंडिगो, स्पाइसजेट, बोइंग. इन्होंने टाटा एयरलाइंस, एयर विस्ता, एयर इंडिया, विस्तारा have signed an agreement with IIP, that is Indian Institute of Petroleum, to develop aviation gas fuel. ये एक important है. With respect to why we should focus on sustainable aviation fuel, think for 2 minutes. What are the benefits of using sustainable aviation fuel? Because it's important. UPSC में definitely question आ सकता है mains perspective से. I want you to think. Take a blank paper and think कि why sustainable aviation fuel is important. Take a minute. I want everyone to think कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के, क्योंकि ये मेंस पर्सपेक्टिव से है. व्हाई इंडिया वांट्स टू push sustainable aviation fuel. And once you know about sustainable aviation fuel, you will be able to write about biofuel also, and ethanol में भी same points जाएंगे. Ethanol, why we should promote ethanol, तो ये same points जाएंगे. ठीक है. ठीक है. सो what I wanted to tell you is why I've focused on this sustainable aviation fuel is presently कितना, क्योंकि you have to support your answers with facts. जिससे facts अगर आप लिखोगे आंसर्स में, सपोर्ट करोगे, तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव रहेगा. एज प्रेजेंटली इंडिया में हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्यों प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटली हमारा एटीएफ का कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन इज क्लोज टू 8 मिलियन टन्स का कंजम्पशन है, एंड दैट इज रिलीजिंग क्लोज टू 20 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो ये क्या होगा अगर इफ वी स्टार्ट यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो ये इंपोर्ट कम होगा, ये फॉरेक्स रिजर्व जो भी क्रूड ऑयल में हम डाल रहे हैं वो कम होगा. सेकेंडली, इसमें से 80% व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज 80% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा if we start using sustainable aviation fuel. Next is what, तो ये डेटा मैंने जैसे बताया कि कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है, ये PIB से लिया था, एंड उसी को आप ऐड कर सकते हैं. रिडक्शन इन कार्बन एमिशन होगा
80% लोअर है, ठीक है। सस्टेनेबल फीड स्टॉक, सो जो भी हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएंगे दैट वुड बी मेड फ्रॉम ऑयल सीड्स, क्रॉप रेसिड्यू, एंड व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज वी हैव अ क्रॉप रेसिड्यू और व्हाट वी हैव इज वी हैव अ फीड स्टॉक which would produce 19 to 24 metric tons of sustainable aviation fuel. We would require only 10 to 15 million tons of aviation fuel लगेगा। हम तैयार कितना करेंगे और कैपेसिटी कितना है? 19 to 20 million tons का हमारे पास फीड स्टॉक है, क्रॉप रेसिड्यू है, ऑयल सीड्स है, फॉडर कुकिंग ऑयल है, यूज्ड कुकिंग ऑयल है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी वी हैव ऑल द फीड स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है सस्टेनेबल, इट इज यूज विद एग्जिस्टिंग इंजन्स के साथ, यू कैन डेफिनेटली इजीली यूज इट, ऐसे नहीं कि यू हैव टू रिफॉर्म इंजन्स। तो ये अनदर बेनिफिट है, व्हाई वी नीड टू पुश इट इज बिकॉज वी डू नॉट हैव टू चेंज द इंजन। नेक्स्ट इज it is promoting circular economy. Circular economy मतलब क्या? Whatever waste we are using, the waste, crop residue use कर रहे, used cooking oil use कर रहे, तो it develops a circular economy. It has a potential of circular economy. तो basically we are using the grains also and the crop residue is used for developing sustainable aviation fuel. तो एक important है, energy security के perspective से important है। The PIB said, PIB से ये दो इंपॉर्टेंट डेटा लिया है, where if we start using 1% sustainable aviation fuel, it would benefit, मतलब अगर हम 1% sustainable aviation fuel का blending करेंगे हमारे ATF में, तो we would have 5 lakh farmers getting benefited out of it, क्योंकि जो crop residue या जो oil seeds होगा वो हम फार्मर से लेंगे, so it would benefit close to 5 lakh farmers and it would generate close to 1 lakh green jobs if we start only have 1% blending। तो जिससे वो जो बैक एंड इंडस्ट्री बनेगी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की, दैट वुड बी अ बिग व्हाट डू यू से बिग इनपुट। नेक्स्ट इज हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि हम कितना तैयार करने वाले हैं, 19 to 20 मिलियन टन तैयार करने वाले हैं। हमारा रिक्वायरमेंट कितना है? 8 to 10 मिलियन टन है, ठीक है। तो एक्सेस क्या हम करेंगे? हम एक्सपोर्ट करेंगे। हम एक्सेस क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। सो विथ रिस्पेक्ट टू why a sustainable aviation fuel is promoted, you have 7 to 8 points with data, with facts, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाई सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल शुड बी प्रोमोटेड, डेफिनेटली यू हैव मेंस पर्सपेक्टिव से आंसर रेडी है, यू आर रेडी विद पॉइंट्स, यू आर एबल टू सपोर्ट इट विद पॉइंट्स। ये सारे हमने PIB से लिया है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये आर्टिकल्स हमने सर्च करके देन वी वेंट इनटू दिस आर्टिकल्स, ठीक है। जब भी हम एविएशन टरबाइन फ्यूल की बात करते हैं, आपको सिर्फ पता चाहिए कि इट इज अ टरबाइन फ्यूल विच हैज हायर फ्लैशिंग पॉइंट है। हायर फ्लैश पॉइंट मतलब क्या? इट burns at very high temperature, it ignites at very high temperature, तो ये जानना जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। जब भी पेट्रोल का क्या है, ऑन द अदर साइड पेट्रोल का लो इग्निशन पॉइंट है, तो वो स्पार्क प्लग या स्पार्क से भी इट इग्नाइट्स। तो ये डिफरेंस आपको जानना जरूरी है बिटवीन पेट्रोल एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। जब भी हम डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल करते हैं, तो सबसे पहले कौन निकलता है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन निकलता है, विच इज मेड अप ऑफ LPG बनता है। उसके बाद पेट्रोल निकलता है, विच हैज लो मतलब कंपैरेटिवली हायर डेंसिटी देन ब्यूटेन एंड प्रोपेन। उसके बाद नैफ्था है, उसके बाद केरोसिन एंड ATF है, नेक्स्ट इज डीजल है, उसके बाद फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एंड एस्फाल्ट। तो ये डिसेंडिंग मतलब ये लुब्रिकेटिंग ऑयल ये सबसे ज्यादा इसमें डेंसिटी होती है, तो ये ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी से है। तो ये डिस्टिलेशन में सबसे पहले कौन सा निकला है? ब्यूटेन प्रोपेन। ये NCERT का डिस्टिलेशन प्रोसेस था, वहां भी एविएशन टरबाइन फ्यूल इंक्लूडेड थे, इसलिए आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस। Next important thing is there was one more important article with respect to crude oil, diesel, aviation fuel. What happened is recently हमने रशिया से क्या लिया? We took a lot of crude oil from Russia. रशिया से we got it for $60. And the refineries, what they did was they processed this and they exported this crude oil, exported the aviation turbine fuel, they exported the diesel, exported मतलब the what do you say the petroleum products, and they got lot of profit because they got raw material at very cheap rate. So suddenly they what they happened is suddenly they got lot of profit, and to deal with such situation and to focus, so government thought कि as they are developing huge profit, windfall gain मिला है उनको, तो we would apply windfall tax apply करेंगे, which is a higher tax imposed by government on specific industries which are experiencing unexpected and above average profit. तो इस पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया? we'll put extra tax, जो windfall gains मिले हैं उसको कर्व करने के लिए, जो excessive
एक्सेसिव प्रॉफिट्स मिला है उसको कर्व करने के लिए उन पर क्या गवर्नमेंट ने लगाया, विंडफॉल टैक्स। तो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसी तरीके से टर्म्स पूछ रहा है, यूपीएससी जो प्रीलिम्स में पूछ रहा है, मेंस में पूछ रहा है, यहां से क्वेश्चंस उठा रहा है। तो एज आई टोल्ड यू, वी हैव नॉट लुक्ड एट वन टॉपिक, वी हैव लुक्ड इनटू मल्टीपल टॉपिक्स। हमने एक आर्टिकल नहीं देखा, आपको लग रहा है सिर्फ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल देख रहे हैं, हमने 10 आर्टिकल्स देखे, सो दैट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया डेफिनेटली यू कैन आंसर। नेक्स्ट इज, जब भी हम एविएशन सेक्टर देख रहे थे, हमने देखा कि यार डीजीसीए ऑर्गेनाइजेशन बहुत न्यूज में है। सो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस पर्सपेक्टिव से कौन से ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में है। एविएशन सेक्टर बहुत न्यूज में है, इफ यू हैव सीन डीजीसीए न्यूज में है, ब्यूरो ऑफ सिविल सिक्योरिटी दैट इज इन न्यूज। So what we thought is, let's take all the organizations which are related to civil aviation, Ministry of Civil Aviation के अंडर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, let's try to cover so that आपको एक क्लैरिटी आएगी चीजों की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन what we are going to take is Director General of Civil Aviation. It is the main regulatory body of civil aviation sector इंडिया में। It is a statutory body है, एक इंपॉर्टेंट है, statutory है, yes it's a statutory body, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एंड कौन से एक्ट के बाद स्टैट्यूटरी बनी है, 2020 में ये स्टैट्यूटरी बनी है, उसके पहले स्टैट्यूटरी नहीं थी ये बॉडी, ये 2020 में स्टैट्यूटरी बनी है। इसके साथ 2 और ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया था गवर्नमेंट ने, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये आपको पता चाहिए। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डीजीसीए, एज इट is the main organization which looks into the functioning or regulation of civil aviation. It is responsible for implementing, controlling and supervising airworthiness standards, safety operations, crew training in India. Secondly, it focuses also, the aim is also to register aircrafts, grant license for airports, pilots and maintain all registration related to aviation. So all major activities with respect to aircraft safety, security, setting standards for pilots, for aircrafts, everything, safety operations, crew training, ये सब regulation DGCA करता है, ये एक important है। नीति आयोग का recently there was a report की one of the issues with civil aviation में नीति आयोग pointed out that DGCA functions in a very unprofessional manner, over bureaucratization हुआ है। तो जब हम सिविल एविएशन के इश्यूज देखेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि डीजीसीए का फंक्शनिंग हैज बिकम वेरी अनप्रोफेशनल। ये नीति आयोग का रिपोर्ट बोलता है, इट इज नॉट बाय समवन एल्स, इट इज बाय नीति आयोग। अगर आप 75 इयर्स ऑफ नीति आयोग फंक्शनिंग 75 इयर्स इंडिया वो रिपोर्ट देखोगे, तो उसमें बोला है इट इज फंक्शनिंग इन एन अनप्रोफेशनल मैनर, ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, तो ये आपको पता चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ये आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सिविल एविएशन, ये भी स्टैट्यूटरी है, व्हिच बिकेम स्टैट्यूटरी अंडर एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020, दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। हम सारे पॉइंट्स रिवाइज करेंगे, लेकिन आपको पता चाहिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसका रोल एंड फंक्शन क्या है। इट इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी पर कौन जो रेगुलेटरी बॉडीज है, ये है with respect to Bureau of Civil Aviation है, Bureau of Civil Aviation Security है, and it is responsible for laying down standards and measures concerning security of civil flights at international and domestic airports. तो जो भी security concerns related regulations रहेंगे, ये Bureau of Civil Aviation Security maintain करेंगी। There is third body which was given statutory status was, that was Aircraft Accident Investigation Bureau, again Ministry of Civil Aviation के अंडर आता है, headquarter न्यू दिल्ली में है। What it does is it investigates all the aircraft related इंसिडेंट्स, जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं ये बॉडी इन्वेस्टिगेट्स करते हैं, एंड ऑल एक्सीडेंट्स एंड सीरियस इंसिडेंट्स। सो कौन से एक्सीडेंट्स, ऑल एक्सीडेंट्स एंड सीरियस इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग एयरक्राफ्ट्स with a weight of more than 2250 kgs is investigated by Aircraft Accident Investigation Bureau, स्टैट्यूटरी है, ये भी आपको पता चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंटली ये भी न्यूज में है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगेन इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एंड व्हाट इट डज इज इट रेगुलेट्स टैरिफ एंड अदर चार्जेस which are charged at the major airports। कौन से, सिर्फ मेजर एयरपोर्ट्स। तो जैसे अलग चार्जेस है, लैंडिंग चार्जेस हो गया, पार्किंग चार्जेस हो गया, ग्राउंड हैंडलिंग चार्जेस हो गया, ऑफ एट द मेजर एयरपोर्ट्स। क्यों मेजर एयरपोर्ट्स? बिकॉज मेजर एयरपोर्ट्स का डेफिनेशन क्या है, एयरपोर्ट्स जहां ट्रैफिक इज मोर देन 35 लाख, मतलब 35 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल इन अ ईयर, उसको मेजर एयरपोर्ट्स बोलते हैं। तो ऐसे एयरपोर्ट्स का जो टैरिफ्स होगा
वो कौन डिसाइड करेगा? एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। दिस इज फॉर ओनली मेजर एयरपोर्ट्स। जो माइनर एयरपोर्ट्स है या स्मॉल एयरपोर्ट्स है या प्राइवेट एयरपोर्ट्स है, यहां मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डिसाइड करता है। तो प्राइवेट एयरपोर्ट्स आर नॉट रेगुलेटेड अंडर AERA। तो एक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है पीपीपी में जितने एयरपोर्ट्स है वहां सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड द प्राइवेट प्लेयर डिसाइड्स द चार्ज। लेकिन जो मेजर एयरपोर्ट्स है जहां द पैसेंजर ट्रैफिक इज मोर देन 35 lakhs, वहां कौन डिसाइड करता है? एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसाइड करता है। यहां 16 एयरपोर्ट्स आर मेजर एयरपोर्ट्स प्रेजेंटली इंडिया में। ठीक है, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट आपको पता चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन 1995 एंड ये एयरपोर्ट्स को मैनेजमेंट में मेजर फंक्शन प्ले करता है, बिल्डिंग, एनहांसिंग, सर्विसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उस पर्सपेक्टिव से ये आपको पता चाहिए कि एयरपोर्ट्स को मैनेजमेंट, द कोर रोल वाज गिवन टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फोकसिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, वी आर लीजिंग एयरपोर्ट्स। तो दिस द ओरिजिनल who was managing the airports was एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट है। नाउ जो भी हमने टॉपिक्स देखे हैं बेस्ड ऑन दैट हम रिवाइज करेंगे, बट आई वांट यू टू सॉल्व एन एमसीक्यू। ठीक है, क्योंकि सी लेट्स हमने क्या क्या देखा, लेट्स ट्राई टू थिंक, लेट्स ट्राई टू रिवाइज। अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी? वी लुक्ड इनटू, हमने स्टार्ट किया इन क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन। दिस इज अ इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। डन। इसके ये देखा कि कहां है बेस्ड है, क्या रोल है, ये देखा हमने। उसके बाद देखा इसके अंदर दो इनिशिएटिव्स हमने लॉन्च किया, फर्स्ट इज कॉर्सिया एंड सेकेंड इज लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल। लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल क्या बोलता है? 2050 तक हमें नेट जीरो करना है। कॉर्सिया क्या बोलता है? हमें 2020 लेवल तक मेंटेन करना है। दिस हैज टू बी डन थ्रू 3 एक्शंस। एक तो कार्बन ऑफसेटिंग हो गया, कार्बन क्रेडिट हो गया एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। हमने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल देख लिया। हमने उससे पहले देख लिया कि 2 टाइप्स के फ्यूल हम ये कर रहे हैं, एक तो है ट्रेडिशनल फ्यूल्स एंड इमर्जिंग फ्यूल। ट्रेडिशनल फ्यूल में 2 है, एक तो है कि केरोसिन बेस्ड एंड एव गैस हो गया, एविएशन गैसोलीन। हमने उस पर्सपेक्टिव से देखा। हमने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कैसे तैयार होता है वो एस्पेक्ट्स देख लिया। हमने देख लिया कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन आर विद रिस्पेक्ट टू सिविल एविएशन, वो एस्पेक्ट देख लिया। ट्राई टू सॉल्व दिस एमसीक्यू, ट्राई टू सॉल्व दिस एमसीक्यू। ठीक है, एवरीवन गिव मी आंसर, विल ट्राई टू सॉल्व एन एमसीक्यू, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उस पर हम एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सी जितने लोग कॉन्शियस थे, आई वॉन्ट यू टू गो, मतलब हम रिवाइज करेंगे, फिर से देखेंगे एंड यू विल आंसर। जो भी आंसर्स बता रहे हैं फिर से आराम से सोच के लिखो, डू नॉट जस्ट राइट। हर एक स्टेटमेंट याद रखो, मैंने जो जो चीजें बोली है, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके से, क्योंकि एक स्टेटमेंट से कुछ आंसर नहीं होगा, यू हैव टू नो द एंटायर थिंग। फ्लाइट रूट्स कहां बताया मैंने? इट रेगुलेट्स फ्लाइट रूट्स। ठीक, सो मतलब सी मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है, हमने इसको उल्टा कर दिया था। लॉन्ग टर्म एक्शनेबल एस्पिरेशनल गोल, गोल है सिर्फ, गोल क्या करना है? 2050 तक हमें नेट जीरो करना है। कॉर्सिया क्या बोल रहा है? हमें एमिशन को स्टेबलाइज करना है 2020 के लेवल पर। ठीक है, ठीक है, डी तो गलत है ना, मैंने बोल दिया। लेट्स रिवाइज। हमने मेंस एस्पेक्ट क्या कवर किया इसमें? We looked into the benefits of sustainable aviation fuel। और ये सिर्फ sustainable aviation fuel में नहीं है, sustainable aviation fuel नहीं है, it has to be used with, जब भी बायोफ्यूल का रोल आएगा तो आपको ये लिखना है,
that it promotes circular economy. It promotes circular economy. It leads to decrease in CO2 emission. It leads to employment generation. फार्मर्स इनकम बढ़ेगा, ग्रीन जॉब्स तैयार होगी, ग्रीन जॉब्स तैयार होगी, ठीक है। सो चलो लेट्स रिवाइज चीजों को। विल टेक ओनली 5 मिनट्स फॉर रिविजन, क्योंकि रिविजन हम करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन व्हाट विल डू इज ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग अगेन। अगर आप देखोगे लिंक हो गया है। अगर हमने स्टार्ट किया एविएशन कार्बन फ्रंट, आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर याद आ गया। पावर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये सबसे आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर समझ आया विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? इट फोकसेस ऑन सेफ्टी, सिक्योरिटी, इफिशिएंसी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, 193 मेंबर्स है, ठीक है। दो इनके इनिशिएटिव्स हमने देख लिया, 2 बार देख लिया। गोल है तो सिर्फ गोल है, पेरिस के गोल के साथ मैच कर रहा है, 2050 नेट जीरो। कॉर्सिया क्या कर रहा है? 3 चीजों पर, कार्बन ऑफसेटिंग क्या है वो बता दिया, कार्बन क्रेडिट क्या है वो बता दिया, ठीक है, सॉरी कार्बन ऑफसेटिंग बताया। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मैंने बता दिया, ठीक है, कार्बन ऑफसेटिंग बताया, ठीक है। ये 3 फेजेस में है 2027। सो बोथ लॉन्ग टर्म एक्शन एस्पिरेशनल गोल एंड ये जो इसका कंपल्सरी वर्जन स्टार्टिंग फ्रॉम 2027, इसलिए द आर्टिकल वाज विद रिस्पेक्ट टू 2027। इसमें क्या बोला है? कॉर्सिया में 2050 तक हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इंडिया रिजेक्टेड इट। ये 4 आर्टिकल्स थे विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो कन्वेंशनल क्या था? जेट फ्यूल विच इज अनलीडेड केरोसिन एंड नाफ्था केरोसिन है। एविएशन गैसोलीन इज इन यूज बिकॉज वो हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम आत्मनिर्भर बन गए। एफ गैस LL100 हम डेवलप कर रहे हैं एंड ये इसका हायर ऑक्टेन नंबर है। हायर ऑक्टेन मतलब हायर फ्यूल स्टेबिलिटी, वो रैंडमली इग्नाइट नहीं करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हायर ऑक्टेन नंबर है एफ गैस का। तो ये हम तैयार कर रहे हैं। कौन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC इसको डेवलप कर रहा है, डेवलप किया है। न्यू में हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। क्वेश्चन आ सकता है, कैन लिक्विड हाइड्रोजन बी यूज्ड इन फ्यूचर? डेफिनेटली। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विड नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर एविएशन सेक्टर, ठीक है। बायोफ्यूल क्या है, किससे तैयार हो रहा है, हमने वो भी देख लिया। कौन तैयार कर रहा है? इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। किसके साथ एग्रीमेंट है? बहुत सारे एयरलाइंस ने एग्रीमेंट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ। इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है कि कितना हमारा टन्स ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल हम क्या कर रहे हैं, हमें एनुअल कितना रिक्वायरमेंट है? क्लोज टू 8 to 9 है, मिलियन टन्स के आसपास है। 20 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। हमने इसका बेनिफिट देख लिया, ये फैक्ट्स फिगर्स देख लिए। दम एविएशन टर्बाइन फ्यूल की खासियत क्या है? इसका हाई फ्लैश पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट है, हाई फ्लैश पॉइंट, दैट इज द टेम्परेचर एट विच इट इग्नाइट्स इज हायर एंड पेट्रोल एंड डीजल से मतलब से हायर है इसका इग्निशन पॉइंट। ये एक एस्पेक्ट आपको पता चाहिए, ठीक है। एंड इसमें एडिटिव डाले जाते हैं टू प्रिवेंट आइसिंग एंड एक्सप्लोजन, तो एडिशनल चीजें उसमें ऐड की जाती है। नेक्स्ट इज पेट्रोल इज द हाईएस्ट, मतलब हाईली वॉलेटाइल। तो अगर आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन फनी वीडियोस जहां व्हाट मतलब इंडिया में वो पुतले जालते हैं इफ यू वांट टू प्रोटेस्ट, तो यू मस्ट हैव सीन कि लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं। बट व्हाट यू नीड टू यूज इज केरोसिन, क्योंकि पेट्रोल क्या है, बहुत ज्यादा वो वॉलेटाइल है, तो वो इट स्प्रेड्स रैपिडली। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। तो केरोसिन और पेट्रोल का डिफरेंस क्या है? पेट्रोल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो जब भी आपको कुछ जलाना है तो आप पेट्रोल नहीं यूज करते हो, आप केरोसिन यूज करते हो। तो ये क्यों है? क्योंकि ये साइंटिफिक है, क्योंकि पेट्रोल इज वॉलेटाइल, उसका डेंसिटी कम है। तो आपने बहुत सारे फनी वीडियोस देखे होंगे जहां वो पुतला जलाने जा रहा है लेकिन वो खुद जल जा रहा है, क्योंकि वो पेट्रोल यूज कर रहा है, ही इज यूजिंग पेट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट इज ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये एनसीईआरटी में पार्ट है। एनसीईआरटी का पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू डिसेंडिंग। ब्यूटेन प्रोपेन एलपीजी बनता है, ठीक है। पेट्रोल विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, सबसे नीचे डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी ब्यूटेन का है एंड सबसे ज्यादा डेंसिटी लुब्रिकेटिंग ऑयल का है। तो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस में सबसे पहले कौन निकलेगा? एलपीजी निकलेगा, दैट इज ब्यूटेन एंड प्रोपेन, फिर पेट्रोल, फिर नाफ्था, फिर केरोसिन, फिर एविएशन। केरोसिन इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज बेसिकली केरोसिन, ठीक है। डीजल, ठीक है। विंडफॉल टैक्स क्यों न्यूज में है? बिकॉज एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो भी तैयार कर रहा था उस पर क्या हुआ, उनको बहुत प्रॉफिट हो गया, तो विंडफॉल टैक्स आपको पता चाहिए। डीजीसीए पता चाहिए क्या रोल है, कहां हेडक्वार्टर है, क्यों इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी फोकसेस ऑन सिक्योरिटी। देन एयरपोर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो फोकसेस ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ
ऑल द इंसिडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर एक्सीडेंट्स हो गया, ठीक है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सिर्फ मेजर एयरपोर्ट्स को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। तो ये एस्पेक्ट आपको पता चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हमने देख लिया, हमने एमसीक्यू भी देख लिया। होप अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है एंड आपको अगर चीजें याद हो गई होगी, टेक अ मिनट, ट्राई टू अगेन रिमेंबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रीड मतलब आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस इन, मतलब आपको फर्स्ट लेक्चर में लगेगा इतना नॉलेज है, लेकिन हमने सीक्वेंस से लिया, हमने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल लिया, तो हमने एविएशन टरबाइन फ्यूल क्या है, क्योंकि ये सब कुछ लिंक्ड है, सब कुछ न्यूज में है। अगर आप में एक स्टेटमेंट आता है आपको और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट पता ही नहीं है कि एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड पेट्रोल में क्या डिफरेंस है, कोई पूछ सकता है आप, तो यूपीएससी आस्क सच सिंपल क्वेश्चंस। यूपीएससी माइट आस्क कि एविएशन टरबाइन फ्यूल का प्राइस हमेशा पेट्रोल से ज्यादा होता है, सही है गलत है, यू हैव टू टेल मी। तो एविएशन टरबाइन फ्यूल का प्राइस इज डिटरमाइंड इन, द प्रेजेंट प्राइस इज क्लोज टू 1 लाख के आसपास, 1 लाख रुपीज पर किलो लीटर। अब किलो लीटर मतलब क्या, 1000 लीटर्स, तो पर लीटर कितना है, 100 रुपीज। पेट्रोल का प्राइस मोर देन 100, समटाइम्स दिस प्राइस गोज टू मतलब 120 रुपए पर लीटर भी हो जाता है। तो पेट्रोल एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल का प्राइस सेम है, बट एविएशन टरबाइन फ्यूल ज्यादा लगता है फॉर फ्लाइट्स में, इसलिए उसका प्राइस ज्यादा है, मतलब उसका अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एयरक्राफ्ट ज्यादा है। लेकिन प्राइस पर लीटर देखोगे तो पेट्रोल एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल ऑलमोस्ट सेम, कभी पेट्रोल ज्यादा है, कभी एविएशन टरबाइन फ्यूल ज्यादा है, डीजल तो कम ही होता है। तो मतलब इस एंगल से आपको पता चाहिए किलो लीटर्स में उसका प्राइस है, ठीक है।